अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में 3 विवरणों को शामिल किया जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में 3 विवरणों को शामिल किया जाता है, प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और तीसरा होता है आपको चिट्ठा, जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं या स्थिति विवरण भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका प्राप्ति भुगतान खाता। सबसे पहला क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहला है आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, इसका नाम ही है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसका नाम ही है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बीच में 3 डॉट नीचे चल जाएगा, 3 डॉट हमारे बीच में। हाँ, इसका नाम है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान कौन चीज का होता है? नाम से ही स्पष्ट है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। भुगतान कौन सी का होता है? वो पेमेंट। पेमेंट देखे गेहूं का पेमेंट होते हुए सुना है कहीं? खाद का पेमेंट होते हुए? पेमेंट होता है पैसे का। आप कोई भी चीज लेते हैं उसके बदले में पैसा पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं। पेमेंट भुगतान, भुगतान जब ये नाम आया तो कैश का भुगतान होता है, कैश का पेमेंट होता है। तो इसका नाम ही क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाते का थोड़ा सा डिफिनेशन हम आपको बताते हैं, जिसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कई सारे ऑब्जेक्टिव उसमें से निकलेगा। हम जो डिफिनेशन बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा तो उसमें से कम 4-5 ऑब्जेक्टिव निकलेगा। एक क्वेश्चन अभी हम डील करेंगे प्राप्ति भुगतान खाता, तो इसमें से 3 सब्जेक्टिव का उत्पन्न होगा, 3 सब्जेक्टिव उत्पन्न होगा और कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव उसमें से उत्पन्न होगा, निकलेगा। ये एक प्राप्ति भुगतान खाता जो बताएंगे उससे। प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रोकर की प्राप्ति और रोकर के भुगतानों को दिखाने के लिए बनाया जाता है। इसके डीआर साइड में सभी प्रकार के रोकर प्राप्तियों को दिखाया जाता है, चाहे वह पूंजीगत प्राप्ति हो, चाहे आयगत प्राप्ति हो, चाहे चालू वर्ष से संबंधित हो, चाहे आने वाले वर्ष से संबंधित हो, चाहे पिछले वर्ष से संबंधित हो। और इसके क्रेडिट साइड में सभी प्रकार के रोकर भुगतानों को दिखाया जाता है, चाहे वह चालू वर्ष से संबंधित हो, चाहे आने वाले वर्ष से संबंधित हो, चाहे पिछले वर्ष से संबंधित हो, चाहे पूंजीगत भुगतान हो, चाहे आयगत भुगतान हो। तो प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? ऑब्जेक्टिव में प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। फिर ऑब्जेक्टिव इसमें से निकल सकता है कि प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाया जाता है तो पूंजीगत और आयगत दोनों प्रकार के मदों को दिखाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाया जाता है चालू वर्ष से संबंधित मदों को, आने वाले वर्ष से संबंधित मदों को और पिछले वर्ष से संबंधित मदों को। तो ये ऑब्जेक्टिव इसमें से निकल रहा है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव निकल रहा है? एकदम रटा रटाया ऑब्जेक्टिव। प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। प्राप्ति भुगतान खाता बनाती है कौन संस्था? गैर व्यापारिक संस्था। प्राप्ति भुगतान खाता बनाती है कौन संस्था? गैर व्यापारिक संस्था। प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाया जाता है पूंजीगत और आयगत दोनों प्रकार के मदों को। प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाया जाता है पूंजीगत और आयगत दोनों प्रकार के मदों को। प्राप्ति भुगतान खाते के डीआर साइड में सभी प्रकार के रोकर प्राप्तियों को दिखाते हैं और प्राप्ति भुगतान खाते के सीआर साइड में सभी प्रकार के रोकर भुगतानों को दिखाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऐसे भी रह सकता है कि सभी प्रकार के रोकर प्राप्तियों को दिखाया जाता है। ए में रहेगा प्राप्ति भुगतान खाते के डीआर साइड में, बी में रहेगा प्राप्ति भुगतान खाते के सीआर साइड में, सी में रहेगा दोनों, डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या जवाब होगा? सभी प्रकार के रोकर प्राप्तियों को प्राप्ति भुगतान खाते के डीआर साइड में। हम लोग बात कर रहे हैं प्राप्ति भुगतान खाते की। प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रोकर की प्राप्ति और रोकर के भुगतानों को दिखाने के लिए बनाया जाता है। इसके डेबिट साइड में सभी प्रकार के रोकर प्राप्तियों को दिखाते हैं और इसके क्रेडिट साइड में सभी प्रकार के रोकर भुगतानों को दिखाते हैं, चाहे वह पूंजीगत प्राप्ति हो, चाहे आयगत प्राप्ति हो, चाहे आने वाले वर्ष से संबंधित हो, चाहे पिछले वर्ष से संबंधित हो, चाहे चालू वर्ष से संबंधित हो। और अंत में इसका शेष निकाल दिया जाता है। जो शेष बचता है ज्यादातर 99% मामलों में या 100% मामलों में प्राप्ति भुगतान खाते का शेष हमेशा
डेबिट शेष होगा। प्राप्ति भुगतान खाते का शेष हमेशा डेबिट शेष होगा। क्यों डेबिट शेष होगा? क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाता में क्या होता है, प्राप्ति डेबिट साइड में दिखाया जाता है प्राप्ति और क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है भुगतान। प्राप्ति भुगतान खाते में डेबिट साइड में दिखाया जाता है प्राप्ति और क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है भुगतान। तो जितना प्राप्ति होगा उसी में से ना भुगतान होगा, जितना प्राप्ति होगा उसी में से भुगतान होगा, प्राप्ति से ज्यादा भुगतान नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने जाना प्राप्ति भुगतान खाते का डिफिनेशन, प्राप्ति भुगतान खाते का परिभाषा। ये थोड़ा लॉन्ग में था, लॉन्ग में इसीलिए हमने बताया ताकि आपको इसको पूरी तरह से समझ जाए। केवल याद करने से नहीं होता, समझने से होता है। याद किया हुआ चीज आप भूल सकते हैं लेकिन समझा हुआ चीज भूलेंगे नहीं। समझा हुआ चीज अगर प्राप्ति भुगतान खाते को बेहतरीन तरीके से समझते रहेंगे तो उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव का जवाब आप ऑलरेडी ही दे पाएंगे। प्राप्ति भुगतान खाते को अगर आप समझ रहे होंगे तो उसकी विशेषताओं को आप ऑलरेडी कर सकते हैं। अगर आप कैलाश सर के बारे में जान रहे हैं तो उनकी विशेषता को आप खुद ही कह देंगे, उनका विशेषता आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आप राजेश सर को जान रहे हैं तो उनकी विशेषता को खुद ही कह देंगे, उनका विशेषता आपको याद नहीं करना पड़ेगा अलग से। उसी तरीके से प्राप्ति भुगतान खाते को डिटेल में हमने इसीलिए बताया कि आप इनकी विशेषताओं को कह सकें, आप उसमें से जो कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको कह सकें। तो प्राप्ति भुगतान खाता क्या है इसके बारे में तो हम बता दिए। प्राप्ति भुगतान खाता का विशेषता वो भी हम अभी बोल में किया है लेकिन एक बार लिख भी देते हैं। प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं, प्राप्ति भुगतान खाते की इसकी विशेषताएं, प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं अगर पूछा जाए तो परिभाषा में से ही पॉइंट बाय पॉइंट तोड़ करके आप दे सकते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं, प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। 2 नंबर, प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति भुगतान खाते में, प्राप्ति भुगतान खाते में पूंजीगत, प्राप्ति भुगतान खाते में पूंजीगत और आयगत दोनों मदों को दिखाया जाता है। दोनों को दिखाते हैं, दोनों को दिखाते हैं। प्राप्ति भुगतान खाते में प्राप्ति भुगतान खाते में चालू वर्ष, आने वाले वर्ष और पिछले वर्ष से संबंधित मदों को दिखाया जाता है। और पिछले वर्ष से संबंधित मदों को दिखाया जाता है, मदों को दिखाया जाता है। ये अभी हम लोग प्राप्ति भुगतान खाते का डिफिनेशन जाने, प्राप्ति भुगतान खाते का विशेषता जाने। बहुत सारा विशेषता होता है इसका लेकिन 3 विशेषता हम लिख दिए आपको। प्राप्ति भुगतान खाता हमेशा डेबिट शेष दिखाता है, प्राप्ति भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्था बनाती है, प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है, प्राप्ति भुगतान खाते में पूंजीगत और आयगत दोनों मदों को दिखाया जाता है, प्राप्ति भुगतान खाते में चालू वर्ष, आने वाले वर्ष और पिछले वर्ष सभी से संबंधित मदों को दिखाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका प्राप्ति भुगतान खाते का आपको फॉर्मेट बना करके भी दिखाते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट कैसा होता है। यही तो प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट दिखा देते हैं। ओ आई सी, प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट, ये कुछ जानकारी का अभाव भी रहता है, अभी नए हैं इसमें, इसलिए प्राप्ति भुगतान खाते का आपको हम फॉर्मेट बनाते हैं। रिसीट्स एंड
पेमेंट्स अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो है सो अकाउंट का फॉर्मेट तो ऐसे बनता है, आप लोग जो अकाउंट वाले हैं जानते ही होंगे। ये साइड में DR होता है और ये दूसरे साइड में CR होता है, बीच से हाफ कर दीजिए। इसमें डेबिट साइड में होता है रिसीप्ट, RECEIPTS, रिसीप्ट। इसमें अमाउंट और इधर पेमेंट्स और फिर यहाँ अमाउंट। अब ये शुरुआत कैसे होता है, जितना कैश पहले से रहे आपके पास, सवाल में जितना भी कैश पहले से दिया हुआ रहेगा वो आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आकर के सबसे ऊपर में टू बैलेंस BD करके डाल देंगे जितना भी रहे। मान लिया कि 10,000 दिया, यहाँ लिख दिया 10,000। प्रारंभिक रोकर सवाल में दिया हुआ है 10,000, लिख दिया टू बैलेंस BD 10,000। उसके बाद क्या होता है, यहाँ रिसिप्ट, जो भी पैसा आएगा संस्था वो हमें डेबिट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय कोई बहुत बड़ा कारीगरी नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल इजी है, खाली आपको ये परख होनी चाहिए कि इस लेन देन से, इस ट्रांजैक्शन से कैश आ रहा है व्यापार में कि जा रहा है। यदि आ रहा है व्यापार, सॉरी गलत बोल दिया हम, क्योंकि ये गैर व्यापारिक संस्था है, तो कहेंगे कैश आ रहा है संस्था में कि जा रहा है संस्था से बाहर। यदि आ रहा है तो डेबिट में दिखाएंगे, जा रहा है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। कुछ मद ऐसा है जो आपको क्लियर है कि इसी मद सबसे इस संस्था को पैसा आता है। जैसे कि टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को हिंदी में कहा जाता है चंदा, टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। टू डोनेशन, डोनेशन बोले तो दान। टू स्पेशल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन। और भी बहुत सारी मदों से पैसा आता है, उतना वही हम नहीं लिख रहे हैं, केवल आपको सांकेतिक रूप से समझाने के लिए कि प्राप्ति भुगतान का सवाल भी बनाएंगे हम, ऐसा नहीं सवाल नहीं बनाएंगे, अभी केवल हम उसका चर्चा कर रहे हैं। सवाल का जिस दिन क्लास होगा तो उस सवाल में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बनाएंगे और पूरा क्लियर करके बताएंगे। सवाल पहले आपको अपलोड कर दिया जाएगा इस पर, उसके बाद जो है उसका हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, बना देंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी कैश आ रहा होगा, चाहे पूंजीगत प्राप्ति हो, चाहे आयगत प्राप्ति हो, पिछले वाले वर्ष से संबंधित हो, आने वाले वर्ष संबंधित हो, कोई भी कैश आ रहा है तो डेबिट साइड, और कोई भी कैश जा रहा है तो उसको आप यहाँ क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में दिखाएंगे। आपको मालूम है कि कोई भी अकाउंट होता है तो क्रेडिट साइड में हम लोग बाय लिख करके कुछ भी लिखते हैं। जैसे कि यहाँ हम सैलरी देंगे तो बाय सैलरीज, रेंट देंगे बाय रेंट, उसके बाद मजदूरी दे रहे हैं तो बाय वेजेस, हम दान दे रहे हैं, संस्था है हम दान भी देते हैं तो बाय चैरिटी इत्यादि। अंत में क्या करेंगे, हिसाब कर लेंगे। इसके डेबिट साइड का जोड़ ही ज्यादा होगा। ऐसे यहाँ सबको टोटल कर लिए, मान लीजिए कि 10,000 है, ये 5,000 है, ये 3,000 है, ये 2,000 है, कितना हो गया, 5 10 10 20। डेबिट साइड का कुल जोड़ हो गया आपको 20,000। वही 20,000 को आप यहाँ ले आएंगे। अब 20,000 ये केवल संकेत है, कोई क्वेश्चन अभी हम नहीं बता रहे हैं, ये केवल संकेत है। मान लीजिए कि सैलरी है 5,000, रेंट है 3,000, वेजेस है 500 और चैरिटी भी है 500। तो ये सारा पेमेंट मिलकर के कितना हो गया, सारा खर्चा मिलकर कितना हो गया, 5 3 8 9,000। 20,000 रुपया आपको आया, 9,000 खर्च हो गया, बच गया कितना। खाता का नियम होता है, कोई भी खाता का, जब ये यहाँ अकाउंट लिखा हुआ है वो व्यापारिक संस्था का खाता हो या गैर व्यापारिक संस्था का खाता हो, जितना पैसा हमारे पास जो भी बच जाता है, जिधर कम पड़ता है वहां हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस C/D, और वही C/D यहाँ नीचे में आ जाता है टू बैलेंस B/D 11,000। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2 और भारतीय कॉमर्स क्लास
भारती कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट, भारती कॉमर्स क्लास मेरे ऑफलाइन क्लास का नाम है, चैनल का नाम है भारती कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट।